दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुस्लिम लीग यह वह पार्टी थी जिसने भारत का विभाजन किया। स्वराज पार्टी, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन पार्टियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, अब हम मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ते हैं, जिसने भारत विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया और हमारा देश भारत दो हिस्सों हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंट गया। यद्यपि इसमें अंग्रेजों की भी अहम भूमिका थी। तो मुस्लिम लीग को समझने के लिए तथा यह जानने के लिए कि किन कारणों से इसकी स्थापना हुई थी, हम 1857 की क्रांति के आसपास के समय की ओर चलते हैं। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को अचंभित कर दिया था और वे ये सोचने पे मजबूर हो गए थे कि बिना हिंदू मुस्लिम एकता को भंग किए यहाँ पे शासन नहीं किया जा सकता। जहाँ एक तरफ यहाँ पर एक कठोर धार्मिक और जातीय विभाजन था, तो उन्होंने सोचा कि दोनों संप्रदाय को आमने सामने करके ही यहाँ पर शासन किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई और इसी उद्देश्य से 1887 में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया। इसके अलावा विलियम हंटर जो साहित्यकार था, उसने अपनी पुस्तक में अंग्रेजी मुस्लिम एकता पर बल दिया। यानी एक तरह से कहें तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, मुस्लिमों को कांग्रेस के प्रति, हिंदुओं के प्रति भड़का रहे थे, दोनों में आपस में फूट डाल रहे थे। तो हमने ये देखा। दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो हमारे देश में कांग्रेस पार्टी थी या अन्य जो राष्ट्रवादी थे, वो क्या कर रहे थे, प्रचार प्रसार के लिए धर्म का सहारा ले रहे थे। तो धर्म का सहारा ले रहे थे, हिंदू धर्म की बातें कर रहे थे। तो इसलिए मुस्लिमों में यह भाव पैदा होने लगा कि कांग्रेस क्या करना चाहती है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है। तो इसलिए भी मुस्लिम खफा थे कांग्रेस से। और इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तो जो मुस्लिम वर्ग के शिक्षित लोग थे, वो क्या करना चाहते थे, अपने समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, अपने समाज को विकसित बनाना चाहते थे। जिनमें प्रमुख नेता थे आगा खां हुए, सर सैयद अहमद खान हुए, अब्दुल लतीफ, ये सब क्या थे, वो प्रमुख नेता थे। तो शिक्षा प्रचार के उद्देश्य से सर सैयद अहमद खान ने 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि कैसे क्या जो अंग्रेज थे वो भारतीयों में फूट डाल रहे थे और कांग्रेस के काम करने के तरीके से भी मुस्लिम खफा थे। इसके बाद मुस्लिम वर्ग के जो शिक्षित लोग थे, वो युवाओं को शिक्षित कर संगठन बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे थे। और दोस्तों, इसी क्रम में बंगाल विभाजन हुआ, जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना का रास्ता और साफ किया। तो चलिए हम बंगाल विभाजन और मुस्लिम लीग की स्थापना के बीच के संबंध के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो भागों में कर दिया। पूर्वी बंगाल को मुस्लिम प्रांत बनाया गया और मुस्लिमों को यह समझाया गया कि यह फैसला, विभाजन का यह फैसला उनके हित में है। और इसके बाद क्या किया गया कि मुस्लिमों को भड़काने की पूरी कोशिश की जाने लगी। परंतु अंग्रेजों की यह एक चाल थी, वो हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी उसको भंग करके जो उग्र राष्ट्रवाद पनप रहा था, उससे बचना चाहते थे। लेकिन हिंदू मुस्लिम ने एक साथ मिलकर इस बंगाल विभाजन के फैसले का इतना कड़ा विरोध किया कि आगे चलकर अंततः 1911 में लॉर्ड हार्डिंग को बंगाल विभाजन का फैसला वापस लेना पड़ा। इस घटना से दोस्तों अंग्रेज बहुत ही अचंभित हुए और वो समझ गए थे कि मुस्लिमों को कांग्रेस से अलग करके, यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच सांप्रदायिकता फैलाकर ही क्या किया जा सकता है, इन पे शासन किया जा सकता है। तो इसी नीति को अपनाते हुए लॉर्ड मिंटो ने अपने निजी सचिव डनलप स्मिथ और जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था उसके प्रधानाध्यापक और वर्ल्ड के साथ मिलकर उनके माध्यम से मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के साथ एक वार्ता करने का प्रस्ताव रखा।
तो जिसके जवाब में नवाब मोहसिन उल मुल्क ने 35 मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ सर आगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1906 में उन अंग्रेजों से मुलाकात की और यहीं पर इसी मुलाकात में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की नींव पड़ी। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव डाली। अब आइए हम ये देखते हैं कि किस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उसके क्या उद्देश्य थे, और इसी दौरान हम भारत के विभाजन के बारे में भी जानेंगे। तो आइए पहले हम मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, आपने बांग्लादेश का तो नाम सुना ही होगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और उसका जो करेंसी यानी कि मुद्रा टका है। तो दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी के यानी कि ढाका के नवाब, मतलब उस समय के नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी का नामक संस्था का सुझाव दिया और इसकी जो बैठक थी, इसकी सभा 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में बुलाई गई और इसी दौरान जो ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी है उसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रख दिया गया। तो इस तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब आइए हम ये देख लेते हैं कि इसके क्या उद्देश्य थे। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित स्थान दिलाना, साथ ही साथ न्यायाधीश के पदों पर भी मुसलमानों को जगह दिलवाना, विधान परिषद में एक अलग प्रतिनिधि मंडल का गठन करना और साथ ही साथ मुसलमानों के हितों की सुरक्षा भी करना भी था। अब दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच अलगाव की भावना पैदा कर दी थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए उन्होंने कहा कि हमने लगभग 7 करोड़ लोगों को अपने पक्ष में कर लिया है, और इसका पुख्ता सबूत देने के लिए उन्होंने 1909 ईस्वी में सुधार अधिनियम के द्वारा जो मुस्लिम हित थे उनको ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिकता का बीज बोया। लेकिन आगे चलकर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हो गया और फिर से मुस्लिम और हिंदू भाई एक हो गए और उन्होंने मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब दोस्तों, आइए हम भारत के विभाजन के बारे में देखते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अलग होकर एक अलग प्रतिनिधित्व एवं प्रतिनिधि क्षेत्र का मांग किया। तो दोस्तों, इसके फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ और उसमें अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्होंने ही मोहम्मद अली जिन्ना को भड़काया था, हिंदू मुस्लिम के बीच अलगाव की भावना पैदा की थी। चलिए दोस्तों, अब हम स्वराज पार्टी के बारे में जान लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन को एकाएक वापस लेने से जो उत्पन्न निराशा एवं क्षोभ हुई थी, उसके प्रदर्शन के लिए 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं का मानना था कि कांग्रेस को सुधारात्मक और रचनात्मक कार्यों के साथ साथ अंग्रेजों का मतलब जो सरकारी कामकाज है, जो सरकारी सभाएं हैं, उनमें भाग लेकर अंग्रेजों का विरोध भी करना चाहिए। और इसके लिए वे गया अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी पारित करना चाहते थे, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, जिससे खिन्न होकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अपना पद त्याग कर दिया और उसके बाद वे स्वराज पार्टी की स्थापना में जुट गए। इसके बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के अथक प्रयासों से इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में पहली बार स्वराज पार्टी का सम्मेलन बुलाया गया। तो हमने स्वराज पार्टी की स्थापना के बारे में देखा कि क्यों और कैसे स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। अब देखते हैं कि इनके उद्देश्य क्या थे। तो इनके जो उद्देश्य थे, जो इनकी मांगे थी, वो कांग्रेस से ज्यादा भिन्न नहीं थी। ये भी स्वराज चाहते थे, यानी भारत को आजाद देखना चाहते थे, लेकिन इनके जो तरीके थे, काम करने के तरीके थे, वो कांग्रेस से थोड़े अलग थे। ये चाहते थे कि जो अंग्रेज हैं उनका विरोध भी किया जाए, जो सरकारी कामकाज होते हैं उनमें अवरोध पैदा किया जाए। वो क्या करते थे, जो सभाएं होती थी वहां पे जाते थे और अपना विरोध करके वापस आ जाते थे। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस का असहयोगात्मक रवैया था उसको भी इन्होंने अपनाया था। ये भारत में नौकरशाही जो होता है उसको बंद करवाना चाहते थे, उसका दमन करना चाहते थे।
तथा भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते थे। तो इनके उद्देश्य थे, शुरुआती दौर में ये अपने उद्देश्यों को पूरा करने में, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहे। जैसे जो बजट प्रस्ताव था उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही 1919 का सुधार अधिनियम था, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, उनमें ये सुधार लाना या इसे अंत करना चाहते थे। तो इसके लिए एक समिति का गठन किया। तो शुरुआती दौर में ये सफल रहे, लेकिन असली समस्या तब आई जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। तो चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद केलकर और पुपुल जैसे नेता इस पार्टी को लेकर आगे बढ़े, लेकिन वो क्या थे, उनके विचार एक निश्चित नहीं थे, उनका जो उद्देश्य था एक निश्चित नहीं था। इसके बाद वे कहीं कहीं क्या हुआ कि जैसे जो हिंदू पार्टी थी, हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी थी, उनसे भी मिलकर काम करने लगे। तो स्वराज पार्टी और हिंदू पार्टी में कोई ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता था, यानी अब इनमें सांप्रदायिकता भी आ गई थी। इसके साथ साथ जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्हें अपने कहीं कहीं विचारों को फैलाने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लेना पड़ता था। इस तरह जो स्वराज पार्टी थी उसके कोई अपने विचार नहीं रह गए तथा वे अपने नीतियों पर अटल नहीं रह सके। इसलिए 1926 आते आते जो स्वराज पार्टी थी वो पंगु बन गई, यानी कि लगभग खत्म हो गई। तो अब आइए दोस्तों हम RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी काल में अब हिंदू परंपराओं को मानने वाले लोगों को ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा और इसका प्रभाव धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं एवं साहित्यों पर भी पड़ा। और दोस्तों इसी क्रम में 1830 ईस्वी में कलकत्ता के राधाकांत द्वारा धर्म सभा स्थापित करके धर्म सुधार करना शुरू किया गया। परंतु 1875 ईस्वी में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इससे वेदों की महत्ता, प्रतिष्ठा और ज्यादा बढ़ गई। जबकि दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 10-15 वर्षों में जितने भी कार्य किए थे उससे युवा नेता संतुष्ट नहीं थे और वो उग्र रूप धारण करना चाहते थे। तो इसी के कारण कुछ नेता जैसे कि लाल बाल पाल का तो नाम आपने अवश्य सुना होगा, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता और भी बहुत सारे नेताओं ने उग्र रूप धारण कर लिया और उन्होंने हिंदू धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि धार्मिक उदाहरणों से लोगों को आसानी से समझाया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है। और दोस्तों इसी दौरान 1909 ईस्वी में लाला लालचंद ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है, भारतीय बाद में। तो इसके परिणाम स्वरूप 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा हरिद्वार में हिंदू महासभा का गठन किया गया। और दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि जब गांधी जी आए तो स्थितियां संभलने लगी, हिंदू और मुसलमान भाई फिर से एक होने लगे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन अचानक बंद हो गया, स्थगित हो गया, तो फिर से स्थितियां गंभीर हो गई, फिर से लोगों में भेदभाव किया जाने लगा और एक बार फिर से सांप्रदायिकता की हवा तेज हो गई। इसी दौरान बाल गंगाधर तिलक के एक अनुयायी श्री KB हेडगेवार द्वारा 1925 ईस्वी में नागपुर में RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को अनुशासित करके एक मजबूत राष्ट्र की स्थापना करना था और साथ ही साथ इसमें लोगों को कट्टर हिंदुत्व की भी शिक्षा दी जाती थी। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर में हमने ये देखा कि किस तरह से विभिन्न तरह के राजनीतिक दल बनाए गए, कई आंदोलन हुए, किस तरह से भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अपने कंटेंट में और सुधार ला सकेंगे। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।